नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़। आज हम अपनी इस चैनल के माध्यम से कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान विषय के जो महत्वपूर्ण नोट्स है उस नोट्स की ये एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा पार्ट फर्स्ट है। जो आपके पार्ट फर्स्ट में हम जो चैप्टर संख्या 1 है, दो ध्रुवीयता का अंत, उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों का आपको नोट्स के माध्यम से हम हल करवाएंगे। ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी विद्यार्थी इन नोट्स को अच्छी तरीके से तैयार करें ताकि आपके अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। हमारा लक्ष्य है आपके 95 प्लस अंक है वो प्राप्त हो, इसलिए हमने गहनता से ये नोट्स है वो तैयार किए हैं और आपको उपलब्ध करवाए हैं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़ को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा पहला चैप्टर होगा दो ध्रुवीयता का अंत, जो हमारी समकालीन विश्व की बुक है उस बुक का पहला लेसन। उस लेसन का आज का हमारा पहला प्रश्न है, सोवियत प्रणाली क्या थी? यानी जो सोवियत प्रणाली थी वो क्या थी? तो सोवियत प्रणाली क्या थी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपको, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि सोवियत प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सोवियत प्रणाली क्या थी? समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद ये अस्तित्व में आया था। कौन सा? सोवियत प्रणाली। इनकी प्रमुख जो विशेषता है वो कौन कौन सी है? विशेषता नंबर 1, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी है। यानी ये जो सोवियत प्रणाली है इसकी जो प्रमुख धुरी है वो क्या? कम्युनिस्ट पार्टी है। यानी रूस की एकमात्र ये पार्टी थी जिनका शासन चलता था। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष का लिए कोई जगह नहीं थी। किसी राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए इसमें कोई जगह नहीं थी। विशेषता नंबर 2, सोवियत प्रणाली योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। एक योजनाबद्ध बनाई गई थी और राज्य के नियंत्रण में थी। 3 नंबर, सोवियत संघ की संचार प्रणाली उन्नत थी। यानी संचार प्रणाली भी क्या थी? अच्छी अवस्था में थी। 4 नंबर, सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे। घरेलू उपभोक्ता भी बहुत उन्नत था। यानी जो घरेलू उपभोक्ता थे उनकी स्थिति भी अच्छी थी। सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था और बेरोजगारी नहीं थी। यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्यूनतम जीवन स्तर की जो आवश्यक वस्तुएं थी वो सरकार ने पहले से सुनिश्चित कर दी थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है? यानी पूर्वी यूरोप के जो देश समाजवादी खेमे में शामिल हुए उन्हें क्या कहते? दूसरी दुनिया कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, निकिता क्रुश्चेव का संक्षिप्त परिचय दीजिए। निकिता क्रुश्चेव स्टालिन के बाद में सोवियत संघ का राष्ट्रपति बने और वे इस पद पर 1964 तक थे। 1953 में ये राष्ट्रपति बने और 1964 तक ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, यानी जो पश्चिमी देश थे उनके साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को अपनाया था, उनका सुझाव रखा था। और हंगरी के जन विद्रोह का भी इसने क्या किया था? दमन किया था। हंगरी में जो जन विद्रोह था उसका इसने क्या किया था? दमन किया था। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4, किन बातों के कारण गोर्बाचोव है वो सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुई थी? ऐसी कौन सी बातें थी जिसके कारण क्या गोर्बाचेव है वो सोवियत संघ की जो प्रणाली थी उस प्रणाली में सुधार करने के लिए बाध्य हुए थे? इसमें कुछ प्रमुख कारण है। उनमें से पहला, अर्थव्यवस्था का गतिरुद्ध हो जाना। यानी सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो कई सालों से गतिरुद्ध रही, यानी उसमें ज़्यादा प्रगति नहीं हुई। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा था। यानी व्यवस्था खराब होती गई तो एक बड़ा हिस्सा है वो अपनी राज व्यवस्था को क्या शक की दृष्टि से देखने लगा और उस पर खुले आम सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे। उसके बाद में इसका दूसरा पॉइंट है पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ जाना। यानी सोवियत संघ है वो पश्चिमी देशों की तुलना में काफ़ी पिछड़ चुका था। सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियारों और सैन्य साजो सामान पर लगाया था। यानी सोवियत संघ ने
अपनी जो आर्थिक स्थिति थी, अपना जो अधिकांश भाग था वो सेना और परमाणविक हथियारों पर ज़्यादा लगाया था। उसने अपने संसाधनों को पूर्वी यूरोप के अपने पिछलंगू, जो इनके साथ छोटे छोटे देश थे पूर्वी यूरोप के, उन देशों के विकास पर भी खर्च किया ताकि वे सोवियत नियंत्रण में बने रहे। इससे सोवियत संघ का गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी। और इसी के साथ पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों को की जानकारी बढ़ी थी। जो सोवियत संघ के आम नागरिक थे उनको ये पता चला कि जो पूर्वी देश है, पश्चिमी मुल्क है, वो किस प्रकार से प्रगति कर रहे हैं। उन प्रगति को देखकर यहाँ के लोगों में भी क्या अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए रुचि बढ़ी। वे अपनी राज व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज व्यवस्था के बीच मौजूदा अंतर भाप सकते थे। उसमें जो अंतर था उस अंतर का अनुमान लगा सकते थे। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवादियों से बेहतर है। यानी इन लोगों को केवल ये बताया जा रहा था कि हमारी जो सोवियत की जो राज व्यवस्था है वो पूंजीपतियों की राज व्यवस्था से अच्छी है। लेकिन सच्चाई ये थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। जब इन लोगों को ऐसे पता चला कि हम राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से पिछड़ गए हैं तो इनको काफ़ी धक्का लगा। उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट है प्रशासनिक ढांचे में त्रुटियां। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता, शासन में ज्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद सत्ता के केंद्रीकृत होने पर सारी बातों के कारण अब है आम जनता अलग थलग पड़ गई थी। उसके बाद में प्रश्न नंबर है 5। सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए या समझिए। यानी ऐसी 3 विशेषताएं बतानी है जो सोवियत संघ को क्या अमेरिकी व्यवस्था से अलग करती है। तो इनकी 3 विशेषताएं हैं। उनमें पहली विशेषता है सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी जबकि अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। दूसरा, सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी जबकि पूंजीवादी देशों में मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया था। तीसरी, सोवियत अर्थव्यवस्था में भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं तथा वितरण व्यवस्था पर राज्य का ही स्वामित्व था जबकि पूंजीवादी देशों में निजीकरण को अपनाया गया था। प्रत्येक व्यक्ति का इस पर अधिकार था। प्रश्न नंबर 6, बर्लिन दीवार किसका प्रतीक है और कब खड़ी की गई तथा इसे कब वह किसने गिराया था। तो बर्लिन दीवार वह है पूंजीवादी और साम्यवादी विभाजन का प्रतीक है और इसे 1961 में खड़ा किया गया और 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इसको गिरा दिया था। ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने महत्वपूर्ण 6 प्रश्नों के बारे में पढ़ा था। इस प्रकार से हम 2 या 3 वीडियो में इस पाठ को पूरा करेंगे और आपको अच्छे से जो नोट्स है वो उपलब्ध कराएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खिच्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय, इतिहास विषय, चित्रकला और भूगोल से संबंधित जो जानकारी आपको प्राप्त करनी है उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं आप। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।